अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ना विद इको 401 पिछली वीडियो भी बनाई इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ की, उसमें भी याद नहीं रहा आपको लेक्चर्स बताने का कि आपके कौन से लेक्चर्स डिलीट हैं। कमेंट में भी पूछा गया था मुझे और बस टाइम नहीं मिला कि मैं बता सकूं। पहले जो 15 लेक्चर्स थे आप लोगों के, वो आपके मिड टर्म में शामिल थे, मतलब जिसमें से आपका ग्रैंड क्विज़ हुआ। अब 16 से स्टार्ट है आप लोगों का फाइनल टर्म, जिसमें से लेसन नंबर 20 शामिल नहीं है आपके फाइनल टर्म में, मतलब इंक्लूड नहीं है। लेसन 23 भी इंक्लूड नहीं है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपने पास। लेसन 26 भी इंक्लूड नहीं है, 27 भी इंक्लूड नहीं है, 37 भी इंक्लूड नहीं है, 39 भी इंक्लूड नहीं है, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45 ये भी इंक्लूड नहीं है आपके फाइनल टर्म में। पीछे आपके बचे कुछ लेसन 16, 17, 18, 19, 21, 22, ठीक है। ये जो है ना 24 तक, लेसन नंबर 24 तक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। लेसन 1 से लेके लेसन 24 तक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। लेसन 25 से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा। माइक्रो मीन स्मॉल, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम करना, ये वो। लेकिन अब आपने काम करना है, अब आप बड़े हो गए हैं, आप लेसन नंबर 25 पे पहुंच गए हैं, तो एग्रीगेट वर्ड यूज़ होगा आपकी लेसन्स में, मतलब एज अ होल इंडस्ट्री, एज अ होल कम्युनिटी जब हम लोग बात करते हैं तो वो मैक्रो लेवल में चला जाता है। और आपका लेसन भी आज का 25 ही है जी। ये रहा आपका लेसन नंबर 25, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फाइनल टर्म के क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं चीज़ें। ये लेसन भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, मैक्रो है वर्ड, सारी बात है। इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो लेवल पे आ गई है, इसमें आपको चीज़ें सीखनी भी हैं और समझनी भी हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि आपका जो है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उसमें आपको बताया गया था स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 24 लेसन तक पढ़ा है, आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की बारी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली बिगेन टू बी टॉट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन दी ईयर कौन सा, 1940s, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरी इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स, ठीक है। जॉन मेनर्ड कीन्स का ये मानना था कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और इन्होंने 1940s में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो है इसको पढ़ाना शुरू करवा दिया था कि नहीं जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कुछ है और इनका भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आखिर। हु बिलीव्ड द मैक्रो इकोनॉमी with its associated variables deserved to be understood and analyzed its own right, ठीक है। वो उनका ये मानना था कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, वेरिएबल्स पढ़े हैं आपने, फिक्स वेरिएबल हैं, दूसरा कौन सा था, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें क्या थी, एक माइक्रो लेवल की थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे थे ये वो। तो वो कहते थे नहीं जी, इकोनॉमिक्स पढ़ें आप तो इकोनॉमिक्स का राइट है, इकोनॉमिक्स का हक है कि बच्चे जो हैं मैक्रो वर्ड को भी इस इकोनॉमिक्स में यूज़ करें और उसको एनालाइज करें कि क्या मैक्रो में होता है, एंड नॉट जस्ट एज एन एग्रीगेशन ऑफ द वेरियस माइक्रो मार्केट्स एज वाज बिलीव्ड अर्लियर। पहले ये माना जाता है कि नहीं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, बस वो आपका जो है एक इकोनॉमिक लेवल है, इकोनॉमी है जिसमें आपने काम करना है। लेकिन ये जो जॉन मेनर्ड कीन्स हैं, कीन्स के नाम से आगे वर्ड यूज़ होगा, इसका नाम याद कर लीजिएगा। वो कहते थे नहीं,
इकोनॉमिक्स है तो वो मैक्रो भी है। अब ये डिफाइन देख लें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, अब तो पता चल गया कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। आपकी नेशनल इकोनॉमी को एज अ होल जो प्रेजेंट करे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट चेंज फ्रॉम द प्राइस, डिमांड और सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द इकोनॉमी वाइड प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी भी आपके अपने इकोनॉमी के अंदर या आपके अपनी कंट्री के अंदर मैं कहूँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, उनमें जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है उनको एज अ होल जब हम लोग करेंगे तो उनकी एग्रीगेट प्राइस लेवल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग कहेंगे हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एज अ होल डिमांड फाइंड करनी है कि कितनी डिमांड हमारी इकोनॉमी में या हमारे नेशन में, हमारे मुल्क में हुई है, तो उन सबको इकट्ठा करेंगे तो हम लोगों के पास एग्रीगेट डिमांड आएगी। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई भी आ सकती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। पीछे आपने जो लेसन्स में पढ़ा था सप्लाई और डिमांड, मैंने बाकायदा आपको उनकी पिक्चर्स भी बना के दिखाई थी कि हाँ जी इस तरह आपकी सप्लाई जो है चेंज होगी। आपकी सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो राइट तरफ को शिफ्ट होती है या लेफ्ट को होती है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो अब जो है वर्ड एग्रीगेट यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया। ये आपका क्विज भी हो सकता है कि AD स्टैंड्स फॉर व्हाट, आपको पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड है, AS जो है वो एग्रीगेट सप्लाई है। इसकी डेफिनेशन देख लें, एग्रीगेट डिमांड या AD इज द टोटल प्लान्ड और डिजायर्ड स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग्स क्या हैं? आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। आपने एक जो है गिवन पीरियड रख लेना है, साल का भी हो सकता है, वो 5 साल का भी हो सकता है। उसमें जितने भी आपने डिजायर्ड एक्सपेंडिचर्स किए हैं, डिमांड की है, डिमांड जब आप करते हैं तो उस पर आपका खर्चा होता है, ठीक है। या आपके टोटल प्लान जो है वो सारे आपका एग्रीगेट डिमांड में शामिल हो जाएगा। एज इज AD इज द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज टू से इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट। ये भी बात आपने याद रखनी है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, आपने एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस करना है। जितनी आपने एक्सपोर्ट्स किए हैं उनमें से इम्पोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये आपका वो भी आ सकता है, आपको कहेंगे एक्सपोर्ट्स दे दें और इम्पोर्ट्स दे दें आपको टेबल के फॉर्म में, वैल्यूज लिख दें और कहेंगे नेट एक्सपोर्ट्स फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स आएगा। एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एग्रीगेट प्राइस लेवल थ्रू द वेल्थ, इंटरेस्ट रेट एंड इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट्स। ये आपने एज इट इज़ याद करनी है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन। डिमांड क्या है? एग्रीगेट एज अ होल जब आपने डिमांड करनी है, डिज़ायर स्पेंडिंग होगी, आपकी एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसमें एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकते हैं? आपका अपना खर्च भी हो सकता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई, सारी बात है, वो भी आपका खर्च है, आपकी जेब में से पैसे निकले हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हुई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है? टैक्सेस जो आपने देने होते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स जो आपने चीज़ें बेची हैं तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ लिया भी होगा। अब इस बात को देख लें, हम जब एक कंपनी लगाते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक क्या कहते थे कारखाना लगाते हैं, उर्दू में बता देती हूँ, तो क्या होता है उसको लगाने के लिए हमारी जेब में से पहले पैसे निकलते हैं। क्यों? हमने लैंड भी लेनी होती है, हमने मशीनरी भी लेनी होती है, हमने लेबर्स को भी पैसे देने होते हैं। उसके बाद जाके एक चीज़ तैयार होती है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसकी इनकम तो आ गई हमारे पास, लेकिन उससे पहले जो पैसे दिए वो नेट एक्सपोर्ट्स होगी। शायद अब आपको बात क्लियर हो गई हो। तो टैक्सेस भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हिस्सा होता है। एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई है तो आपने कोई ना कोई चीज़ दी है, जब चीज़ आपने कुछ बना ली है उसको सप्लाई करना है। तो इसको एक दफ़ा देख लें, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी वुड एंड कैन विलिंगली प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई क्या है? जो आपने चीज़ बना के लोगों को देनी है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज सारी की सारी टोटल जब हम लोग करेंगे अपनी इकोनॉमी में या अपने कंट्री में, उसको क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ अवेलेबल इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एंड द प्राइस लेवल, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई जो है उसका फंक्शन क्या होता है? अवेलेबल इनपुट्स,
आपने जितने भी इनपुट्स लगाई हैं, सारी बात है इनपुट्स लगेंगी तो आउटपुट निकलेगा। टेक्नोलॉजी, मशीनरी वगैरह, आपके लेबर्स, और प्राइस लेवल क्या होता है कि आपने किस लेवल पर प्राइस सेट की है। It slopes upward in P output space, but the exact slope depends whether the economy is operating at below full employment or full employment। अब ये full employment देख लें, दोनों एक फ्लैट है और एक स्टीप है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आउटपुट लेवल है वो कब होगी, एग्जैक्ट तब होगी जब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आपके जो लेबर्स हैं, वो ना इतने ज़्यादा आप उनको हाई पे करेंगे और ना इतनी लो करेंगे। अब हाई पे करेंगे तो जाहिर बात है आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और अगर लो पे करेंगे तो आपके पास लेबर्स नहीं बचेंगे। जब लेबर्स नहीं बचेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी होती हैं और तभी हम लोग कोई काम कर सकते हैं। आप अपनी जो है आम लाइफ में देख लें, मैं कहती हूँ कि जी आपने खाना बनाया, अब खाना जो है जब सर्व करने लगते हैं तो मदर्स को देख लें, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी चीज़ हमें फैमिली में जो है दे देती हैं और अपने पास ज़रा सी चीज़ बचती है, तो वो क्या है, एक उनका प्यार है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन वाले भी प्यार ऐसे दिखाने लगे तो उनका जो है कंपनी लगाने का या फर्म लगाने का कोई वो तुक तो नहीं रह जाता ना, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये बात जो है ना बड़े मज़े की है। इसमें हमारे जो है ना सर इकोनॉमिक्स के होते थे, सर तल्लत लोधी, बहुत ज़्यादा हमें कहते होते थे ये चीज़ याद कर लो, ऐसे कर लो। तब हम लोग जो है छोटे होते थे बीएससी में, तो नहीं इतना ध्यान देते थे, नाम वगैरह भी लेते थे ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ जी कीन्स ने ये काम किया है, ऐसे फलां ये एग्रीगेट सब नहीं समझते होते थे। तो कभी कभी ना मुझे याद आते रहते हैं कि हाँ जी वो जो बात बताते थे ना तो काम की थी किसी टाइम पे। चलें, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल वर्ड ही आपको बता रहा है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स क्या है, इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, क्लासिकल है तो बैक में जाएंगे हम लोग, जो फर्स्ट जो मॉडर्न स्कूल था ना उसमें एक इकोनॉमिक्स की थॉट आई थी, जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में सोचा था। या वो कहता था ना जिन्होंने आपके सर पे इकोनॉमिक्स डाली है वो कौन कौन थे। इट्स मेजर डेवलपर्स इंक्लूड एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉम्स, माल्थस भी पढ़ते हैं, देख लीजिएगा जो भी पढ़ना आपने, जॉन स्टुअर्ट मिल। Sometimes the definition of classical economics is expanded to include William Petty, John Heinrich von Thun and कार्ल मार्क्स है। कार्ल भी पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। अब ये जितने भी नाम हैं ये सारे जो हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने स्टार्टिंग में आपकी इकोनॉमिक्स को डेवलप किया था और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हुए ये जो कीन्स था, इन्होंने आपकी इकोनॉमिक्स को डेवलप करके आप तक पहुंचाया है जो आप अब पढ़ रहे हैं। अब इनका मकसद क्या था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स वर द अर्लीस्ट ब्रांड ऑफ इकोनॉमिस्ट्स द वर्ल्ड न्यू। ठीक है ना, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये सारे नाम ये तो वही लोग जानते थे जो उनके ज़माने में थे। ठीक है, दे वर एसेंशियली माइक्रो इकोनॉमिस्ट हु बिलीव्ड, अब देख लें ये माइक्रो इकोनॉमिस्ट है लेकिन बिलीव करते थे कि मैक्रो इकोनॉमी भी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी या करनी चाहिए। तो इसको देख लें, वही बात है बार बार, हु बिलीव द मैक्रो इकोनॉमी was an uninteresting aggregation of individual market। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, उनको ये यकीन था या वो मानते थे ये कि जो मैक्रो इकोनॉमी क्या है, एग्रीगेशन है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट की एग्रीगेशन है, सम है। जब आप सम कर दोगे सारी छोटी छोटी मार्केट्स का तो वो क्या बन जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। And any problem at the macro level was necessarily a symptom of some micro level problem।
अब ये भी बात सही है, अगर आपको मैक्रो लेवल में कोई जो है प्रॉब्लम नज़र आ रही है या फेस कर रहे हैं, तो उसका सिम्टम क्या है कि आपको माइक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिसकी वजह से आप मैक्रो लेवल में प्रॉब्लम को फील कर रहे हैं। ये कोई साइज को देख लीजिएगा। अच्छा जी, ऑप्टिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स बनाई भी स्टार्टिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक्स बनी उसमें जो गवर्नमेंट का रोल था वो क्या था, वो देख लें। बहुत ज़्यादा लंबा लेसन हो जाएगा, तो ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ। अब चीज़ें समझानी पड़ेंगी, इकोनॉमिक्स है, शायद आप में से कुछ ऐसे हों जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो इकोनॉमिक्स का। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो इतनी अच्छी हो कि आपको समझ आ जाए। और अच्छा टीचर भी वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स को एक बार में चीज़ पढ़ाए और उसको कवर करवा दे। अच्छा जी, गवर्नमेंट का रोल क्या था वो देख लेते हैं। द ऑप्टिमल रोल फॉर द गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज वन ऑफ लेसेस फ्री। लेसेस फ्री क्या था ये भी देख लें। अच्छा, सीधी पहले सिंपल बात ये देख लें कि जो गवर्नमेंट था ना, उनका रोल क्या था, उन्होंने लेसेस फ्री कर दिया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स को। अब लेसेस फ्री क्या है कि जो इकोनॉमिक्स हैं या इकोनॉमिक्स जो है वो जो मर्जी कह लें या जो मर्जी कह रहे हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट ने मानना है आंख बंद करके। वो कहते थे ना प्यार अंधा है, तो गवर्नमेंट जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के प्यार में अंधे हो गए थे गवर्नमेंट वाले। They believed that if the price of goods, services and factors were allowed to be determined by the free operation of the force of demand and supply, ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फैक्टर्स जो भी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन लगाने के लिए, वो फ्री ऑपरेशन के लिए तौर पे हो रही है। वो कहता था ना खैराती तौर पे, सदक़े के तौर पे, लोगों ने काम भी है सदक़े के तौर पे करना है। आप मशीनरी भी किसी से ले रहे हैं, उन्होंने भी कह देना ले लें, हमारी तरफ से सदका ले लें। तो ये जो है ये चीज़ गवर्नमेंट का मानना था कि हाँ जी, अगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं तो ऐसा ही है। अब द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर रिसोर्स एलोकेशन वुड ऑब्टेन। सबसे जो बेस्ट तरीका क्या था कि उससे आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ गेन होगी। गेन क्या होगी कि अगर कोई फर्म लगा रहा है तो मशीनरी भी आ गई अल्लाह के नाम पे, लेबर्स भी आ गए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। खैर पिछले ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी, हाथ से ही मेहनत मशक्क़त होती थी। तो सारी बात है, लोगों ने भी कुछ खाना पीना है, लेबर्स ने भी, उनको कुछ मिलेगा तो वो खाएंगे ना। तो ये चीज़ जो है एक हद तक आके उनको कंट्रोल किया गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिस्ट के पीछे लग चुके थे। इन अदर वर्ड्स द इकोनॉमी वुड बी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब दूसरी जगह क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। क्यों? अल्लाह के नाम पे था, आई जाओ करी चलो काम, कौन सा किसी ने पैसे देने हैं, जितना मर्जी लग जाओ काम करने के लिए। एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्रूव दैट सिचुएशन थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और ये पॉसिबल ही नहीं था कि गवर्नमेंट इसमें कोई टांग अड़ाए या कहे कि हाँ जी ये ऐसा नहीं हो सकता, इनको पे दें या वेजेस दें। बिफोर 1930 देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 है ना, पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। 1940s में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आई थी, ये देख लें लिखा हुआ था, मैं दोबारा ऊपर लेके गई। अच्छा जी, बात किधर कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे। देयर वर नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग 1920 to 1930 that necessitates the needs of macroeconomics। बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए 1920 से लेकर 1930 तक जिसने बताया कि नहीं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए थी। Until the 1930s, the most economic analysis did not separate out individual behavior from aggregate behavior। 1930 तक तो ऐसा ही था कि इकोनॉमिक्स जो है वो सेपरेट कर ही नहीं रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स को या एग्रीगेट बिहेवियर को इंडिविजुअल बिहेवियर से। विद द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, एक डिप्रेशन आया था 1930 में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स, द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिगेन टू एक्सपेंड।
डिप्रेशन आया, लोगों को पता चला नहीं जी हम लोग जो हैं अल्लाह के नाम पे काम नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ उसका वेजेस मुआवजा मिलना चाहिए। तो उसके बाद 1930 के बाद जो है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आया कि आपकी जो नेशनैलिटी है उसमें कितनी इनकम हो रही है, आपकी प्रोडक्ट्स कितनी सेल हो रही हैं, कितनी जो है सप्लाई हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, एक ये भी बड़ी अच्छी बात थी। एक इनविजिबल हैंड था जो ना सारा काम करवा रहा था। अब जितना ऊपर टॉपिक पढ़ा है उससे तो मुझे यही लगता है कि गवर्नमेंट ही इनविजिबल हैंड है। आगे देख लेते हैं। इनविजिबल हैंड वाज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ इन 1976। 1940 में मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। 1976 में एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड इंट्रोड्यूस करवाया था टू डिस्क्राइब द पैराडॉक्स ऑफ लेसेस फ्री। आपके जो लेसेस फ्री था ना कि गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिस्ट ने कह दिया वही करना है, उसने उसका पैराडॉक्स दिया था लेसेस फ्री का 1976 में। क्या था? द इनविजिबल हैंड डॉक्ट्राइन होल्ड्स दैट with each participant pursuing his or her own private interest, a market system nevertheless works to the benefit of all as though a benevolent invisible hand were directing the whole process. अब इनविजिबल हैंड क्या था कि जो गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया था कि सब कुछ इकोनॉमिस्ट पे डाल दिया था, वो अपना हाथ वापस ले। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने करवानी है। ये जो टैक्सेस वगैरह हैं, आपकी जो बाकी सारे मामलात हैं, ये जो होते हैं बजट वगैरह, ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट के हाथ में ही होनी चाहिए। और यही चीज़ जो है एडम स्मिथ ने 1976 में कहा था। अब देख लें, एक ये जो सारी बात की है उन्होंने, इसको 2 लाइनों में उन्होंने लिखा है, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट ऑपरेट्स देयरफॉर द मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट मॉडल इफ द इकोनॉमी वांट्स टू ऑपरेट एट अ हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अगर तो वो हाई लेवल पर काम करना चाह रही हैं तो उनको क्या करना है कि मार्केट मैकेनिज्म के अंदर रहना है। मार्केट मैकेनिज्म क्या है कि आपने कुछ चीज़ लेनी है तो उसके लिए कुछ पे भी करना है, और अगर कुछ चीज़ देनी है तो उसके लिए कुछ गेन भी करना है। नेक्स्ट एक बात बड़ी अच्छी है, अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉ, एक सेल्स लॉ आया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जारी बात है, जब आप कुछ सप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ डिमांड होती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप सप्लाई कर रहे हैं, एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई डिमांड होगी तो आप सप्लाई कर रहे हो ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ आप कुछ ऐसी चीज़ बनाना शुरू कर दें जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो आपकी चीज़ वो सेल नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो आपके कंपनी फिर ताला लग जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, इनविजिबल हैंड इज अ टर्म यूज्ड बाय एडम स्मिथ टू डिस्क्राइब द नेशनल फोर्स दैट गाइड्स फ्री मार्केट कैपिटलिज्म थ्रू कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। आपकी स्कार्स रिसोर्सेज क्या है? जिसपे आप कोई पैसा पे नहीं करते। ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें जो इंसान जो है इस्तेमाल करना चाहे उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप उसको पे करके खरीदते नहीं हैं, वो स्कार्स रिसोर्सेज होती हैं। According to Adam Smith, in a free market, each participant will try to maximize self-interest. एडम स्मिथ के कहने के मुताबिक ये था कि मार्केट में, फ्री मार्केट में जो पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने का हक है। उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें चीज़ें। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी यही है कि वो प्रॉफिट हासिल करें, जो लेबर्स हैं उनका भी यही है कि वो वेजेस हासिल करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एंड द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज enables each participant to be better off than when simply producing for him or her। ठीक है, उनका क्या काम था कि जो भी गुड्स सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें जो जो पार्टिसिपेंट है उनको कुछ ना कुछ गेन हो, कुछ ना कुछ हासिल हो। जी, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट इफ द इकोनॉमी वाज लेफ्ट टू इटसेल्फ,
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अगर इकोनॉमी जो है या आपकी जो कारोबारी दुनिया है उसको आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर अपने पे छोड़ दिया है, जिसका दिल आता है काम कर ले, जिसका दिल आता है ना करे, जिसका दिल आता है फ्री काम कर ले, ठीक है, वो चीज़ें, देन इट वुड टेंड टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर जो है इंसान को रोज़गारी दी जा रही है, लेकिन रोज़गारी के लिए के साथ साथ मुआवजा भी देना ज़रूरी है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में ये काम नहीं था, सिर्फ रोज़गारी दी जा रही थी, वेजेस नहीं थे, पैसा नहीं था। दिस वुड हैपन इफ़ द लेबर मार्केट वर्क प्रॉपरली। ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगी जब लेबर जो हैं वो काम अच्छे से करेंगे। अब इसकी अगर सिंपल मिसाल मैं दूँ तो वो कहते होता है ना, हम आम लेबर्स जो होते हैं उनको अगर ज़्यादा थोड़ा पे कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। थोड़ा सा पे हम लोग काम करते हैं ना तो कहते हैं लो जी हमें क्या दिया जा रहा है, हम तो काम ऐसे करेंगे, किया नहीं तो ना से।